बेटा हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारे पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। पिछले टॉपिक में हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम है क्या। मोमेंटम जो है असल में क्या है कि जो है फोर्स का मेयार असर है, यानी फोर्स किस क्वालिटी की है। और मैंने आपको मुख्तसरन बताया भी था कि जब मोमेंटम जिसको हम P से जाहिर करते हैं वो mv के बराबर होता है। ठीक है, ये तो पिछले लेक्चर की बात थी। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और न्यूटन ने इस सिलसिले में कानून पेश किया था जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं, उसे डिस्कस करेंगे। उस लॉ को मैं डिस्कस करने से पहले एक सिचुएशन आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आइए इस सिचुएशन को देखते हैं। दो बॉडीज हैं जिनके मास m1 और m2 है। दोनों का मास बराबर है, सिर्फ नाम हमने उनका एक का नाम रख दिया m1, एक का m2। ये दोनों मास एक दूसरे की तरफ v1 और v2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। 1 और 2 से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मास भी बराबर है, वेलोसिटी भी दोनों की बराबर है। बस इनिशियल वेलोसिटी के लिहाज से हमने इसको v1 और इसको v2। ये दोनों मास एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने के बाद क्या होगा, जब ये दोनों जब एक ही साइज की बॉडीज आपस में टकराती हैं तो होता क्या है कि वो वापस अपने जिस डायरेक्शन से आई होती है उस तरफ हट जाती है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? दो बॉडीज थी, सेम साइज था, आपस में टकराए। ठीक, यानी टकराने को कोलिजन कहते हैं। उसके बाद फिर वो वापस एक दूसरे से दूर हट गई। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान हुआ क्या, बोर्ड की तरफ देखिए। बिफोर कोलिजन सूरत हाल ये थी, मास दोनों के m1 m2 v1 v2। आफ्टर कोलिजन या ड्यूरिंग कोलिजन आ जाते हैं, पहले आपस में टकराई, दोनों मास आपस में टकराए। अब पता है कि जब दोनों मास आपस में टकराएंगे तो ये मास इसको रिएक्शन देगा और ये मास इसको रिएक्शन देगा। ठीक है, क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और अमल का रद्द-ए-अमल होता है, ये जब आपस में टकराई तो रद्द-ए-अमल दिया। और इस बॉडी ने m2 ने जो m1 पर फोर्स लगाई वो क्या थी, F1। इसके रद्द-ए-अमल में m1 ने m2 पर लगाई, वो हो गई F2। माइनस का साइन क्यों शो किया है, इसलिए कि दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन मुख्तलिफ है, एक इस तरफ अमल कर रही है, दूसरी उस तरफ, तो हमने इसको कर दिया -m। अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ ताकि मामला, अब देखें यहां मैंने जब ये दोनों टकराई होंगी तो इसके टकराने का टाइम और इसके टकराने का टाइम एक होगा, अलग होगा? एक ही होगा। क्यों? जब तक ये कांटेक्ट में रहेगी, जितनी देर ये कांटेक्ट में इसके साथ रही इतनी देर में ये रहेगी। इसका मकसद अगर मैं इसके टाइम को t1 कह दूं तो t1 = t2। समझ में आ गई बात? टकराने के बाद क्या होगा, बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हो गया, चेंज इन वेलोसिटी आ गई। ठीक है, एक बॉडी ने इस तरफ मूव करना शुरू कर दिया, जहां से आई थी उस तरफ हट गई, एक बॉडी इधर चली। ठीक है, एक्सेलरेशन पैदा हो गया 1 और 2। अब अगर आपसे पूछूं क्या एक्सेलरेशन इन दोनों का जो है डिफरेंट होगा, सेम होगा, इक्वल होगा? सेम होगा बेटा। क्यों? वजह क्या है कि दोनों ने एक दूसरे पर एक जैसी ताकत लगाई थी, तो जितनी इस रफ्तार इसकी थी उतनी इसकी भी, लिहाजा a1 = a2। 1 और 2 से मैंने आपको बताया कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ ये बॉडीज की शनाख्त के लिए लिखी है हमने। ठीक है, आफ्टर कोलिजन ये सिचुएशन हो गई। समझ में आ गई? अब न्यूटन का जो है लॉ है, अगर थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखें तो कहता है कि जो फोर्स आप लगाते हैं उतनी अपोजिट फोर्स लग जाती है, यानी F1 किसके बराबर होगी, F2 के। F1 = -F2। अब हमें पता है कि जो है न्यूटन ने हमें इस बात को डिफाइन कर दिया था कि जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो हमेशा मास और एक्सेलरेशन के बराबर की प्रोडक्ट होती है। F किसके बराबर हो गया, m1 a1। वजह क्या थी, m1 a1 कहां से लिया, क्योंकि ये इसकी फोर्स थी, तो m1 a1 और इसकी फोर्स क्या हो गई, m2 a2, लेकिन माइनस में। ठीक है, अब जनाब
आ जाइए, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या डेफिनेशन है एक्सेलरेशन की? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में जो चेंज आई है उसे टाइम से डिवाइड कर दें तो आपको एक्सेलरेशन मालूम हो जाता है। ठीक है, अब इधर आ जाइए, m1 के हवाले से देखना शुरू करें। m1 के लिए वेलोसिटी क्या थी टकराने के बाद? m1 यहाँ देखिए, m1 के लिए वेलोसिटी थी v1 माइनस u1, यानी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दें और टाइम से डिवाइड कर दें। इधर आ जाइए, यहां क्या थी? फाइनल वेलोसिटी v2 थी और उसमें से u2 माइनस किया, टाइम सेम। अब आप आगे देखिए, हमने लिखा था कि टाइम दोनों का कोलिजन टाइम जो है सेम है, लिहाजा ये दोनों चीजें एक दूसरे की क्या है? बराबर है। कैंसिल हो गई, क्या बचा? m1 v1 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस u2। ठीक है, अब ब्रैकेट सॉल्व कर लें। जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? m1 v1 माइनस m1 u1, यहां भी इसी तरह सूरत हाल हो गई। ठीक, अब हम अगर अरेंज कर लें v1 और v2 को एक साइड लाना चाहें तो क्या होगा? ये v2 जब इधर आएगा तो इसका माइनस का साइन किसमें चेंज हो गया? प्लस में। ये उस साइड गया तो क्या हो गया? प्लस में। अब जरा इस पर गौर करें, यहां इस सूरत हाल में आ जाइए, क्या हो रहा है? m1 v1 प्लस m2 v2। हमें पता है कि जो हमने पढ़ा था कि मोमेंटम किसके बराबर होता था? m v के। अगर ये m1 v1 है तो ये क्या हो गया? p1 दे सकते हैं इसको। है क्या? मोमेंटम। यानी ये क्या है? मोमेंटम। ये क्या चीज है? मोमेंटम। और ये कौन से मोमेंटम है? आफ्टर कोलिजन वाले, जब वेलोसिटी चेंज हो गई थी, तो लिहाजा टोटल मोमेंटम हम कह सकते हैं यहाँ के टोटल मोमेंटम, इसका मोमेंटम इसके मोमेंटम के बराबर है, सेम थिंग। यानी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टकराने से पहले जो मोमेंटम था वही टकराने के बाद रहा। यही जो है ना न्यूटन का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। देख लें डेफिनेशन क्या कहती है? द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये किसके अल्फाज थे? न्यूटन के, कि मोमेंटम किसी भी सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट होता है। अब दो लफ्ज रह गए, आपने मुझसे सवाल ही नहीं किया, आपने पूछा ही नहीं मुझसे कि सर ये क्या है? कंजर्व्ड और आइसोलेटेड क्या है? ठीक है, इसको बता देते हैं आपको, आसान सी बात है। जब हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ये देखिए मैंने यहाँ बॉक्स बनाए तीनों में। आइसोलेटेड सिस्टम का मकसद ये है, ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो फ्रिक्शन हो सरफेस में और ना एयर हो। शीशे का कोई बॉक्स है, कोई ऐसी आपने सिस्टम बना दिया, उस सिस्टम को क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। ये बॉक्स है, ठीक है। कंजर्व को डिक्शनरी में देखेंगे कांस्टेंट, यानी नॉट चेंज, थिंग दैट इज नॉट चेंजिंग इज कॉल्ड कांस्टेंट। कंजर्व मीन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब दोबारा पढ़ लें, क्या हो गया? द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व या कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम होता है या म्यार असर है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अच्छा, देखा जाए तो ये लॉ दरअसल न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की ही शक्ल है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी क्या कहता था कि यहाँ देखें, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल रिएक्शन, इक्वल है, कैलकुलेट करेंगे ये और ये क्या है? बराबर आएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि इक्वेशन की निशानी जाहिर कर रही है कि दोनों क्या है? बराबर है। तो वही बात आ गई, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन की ये एक शक्ल है। ठीक, अब बात यह है कि कोई भी इंसान कोई काम फजूल में तो करता नहीं है। इस लॉ का कहीं ना कहीं कोई जो है इसको अप्लाई करते होंगे ना, एप्लीकेशन हो, कहाँ इस्तेमाल करते हैं? अब फर्ज करें कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मिसाल वैसे तो बहुत सारी जगह हो रहा है। एक गन है आपके पास, ठीक है, उसमें गोली है, आपने फायर किया, गोली कहाँ गई? आगे निकली, लेकिन महसूस किया होगा उसका झटका लगता है आपको पीछे की तरफ।
लगता है ना। तो ये जो झटका, जो गोली जो है आगे निकली वो एक्शन, उसका रिएक्शन क्या हो गया, आपको झटका लगा। इसके लिए एक लॉ ऑफ फिजिक्स में बार बार आता है जो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस झटके लगने को, गन के झटके रखने को कहते हैं रिकॉइल। मैंने जो है रिकॉइल ऑफ गन, गन का गोली निकलने से झटका आता है, वो क्या कहलाता है, रिकॉइल ऑफ गन। ठीक है, इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो रहा है। कैसे, जितनी फोर्स से गोली बाहर निकल के जा रही है उसकी रफ्तार मल्टीप्लाई बाय मास। अगर गोली की रफ्तार ले तो गोली का मास ले, फर्स्ट करो जो है छोटे स्मॉल एन से जाहिर कर दिया, उसकी रफ्तार को स्मॉल वी से। ठीक है, उसके मुकाबले में गन जो है उसके मास को एम दे दिया। किसका मास ज्यादा है, गोली का, गन का? अरे बेटा, जो है गन का मास ज्यादा होगा, गोली का नहीं होगा। गन वजनी है ना। अब होता क्या है कि गोली की तो रफ्तार तेज होती है, झटका उसके निस्बत हमें कम लगता है, क्योंकि मास ने क्या किया, उसका मास ज्यादा था, वो उसके जो है मोमेंटम को उसने क्या किया, कवर कर लिया, लेकिन टोटल बराबर ही होगा। ठीक है, इसी तरह जब रॉकेट ऊपर जाता है तो उसकी गैसेस जो है वो भी मोमेंटम का सिस्टम बन रहा है। जैसे गैसेस ने रद्द अमल दिया, रॉकेट ऊपर चला गया, टोटल मोमेंटम बराबर होगा। ठीक है, ओके, बस ये हमारा टॉपिक था। फिर नेक्स्ट टाइम दूसरे टॉपिक के साथ।